क्या पॉइंट है अब? कल हमने सप्लाई चालू कर चुके थे और सप्लाई में कल हमने स्कोप ऑफ सप्लाई देखा, एनालिसिस ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई देखा, जिसमें हम 1 2 3 4 पॉइंट फिनिश कर चुके हैं। सिर्फ 5 नंबर का पॉइंट भी हमने फिनिश कर दिया है। उसमें एक वर्ड है बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 बिजनेस किसको कहते हैं? ओके, तो बिजनेस इंक्लूड्स एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेगर और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी, whether or not it is for a pecuniary benefit. Pecuniary benefit, that is your financial benefit. ओके, आप कोई भी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन का काम करो, वो फाइनेंशियल बेनिफिट हो या ना हो। एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन इन कनेक्शन विथ और इंसिडेंटल और एंसिलरी टू सब क्लोज ए, तो आप कोई ऐसी एक्टिविटी करो जो आप जो सेक्शन ए है उसको सपोर्ट करें। डेट इज बोलते हैं ना कि ये उसका सब पार्ट है, ऐसा इंसिडेंटल पार्ट या एंसिलरी पार्ट, या आप ऐसा भी बोल सकते हो वो मेजर एक्टिविटी है और ये माइनर एक्टिविटी है। एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन इन द नेचर ऑफ सब क्लोज ए, वेदर और नॉट देर इज वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी और कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी ऑफ सच ट्रांजेक्शन। आप कोई भी एक्टिविटी करो, कोई भी ट्रांजेक्शन करो, इन द नेचर ऑफ सब क्लोज ए, आपको ये नहीं सोचना है कि इसका वॉल्यूम कितना है, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, उसका कंटिन्यूटी कितना है, उसका रेगुलरिटी कितना है, ऐसा नहीं सोचना है। आपने काम किया ना, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। सप्लाई और एक्विजिशन of goods, including capital goods and services, in connection with the commencement and closure of business। आपको बिजनेस चालू करना है, इस वजह से आपने मार्केट में से गुड्स परचेज किया, फिर वो कैपिटल गुड्स हो सकता है, सर्विस देना है इसके रिलेटेड आपने गुड्स परचेज किया है, या आपको अपना बिजनेस क्लोज करना है, करेक्ट। तो आप क्या करोगे? आपके पास जो सारी एसेट होगी वो आप बेच दोगे, जो पैसा आएगा उसमें से लायबिलिटी दे दोगे। नेक्स्ट, provision by a club, association, society, or any such body for a subscription or any other consideration of the facilities or benefits to its members। तो ये क्लब होता है, एसोसिएशन होता है, सोसाइटी होता है, उसमें आप कुछ सब्सक्रिप्शन देते हो। डेट मीन्स समथिंग अमाउंट गिवन टू दिस क्लब। क्यों देते हो? क्योंकि ये क्लब, ये एसोसिएशन, ये सोसाइटी अपने मेंबर्स को फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। एडमिशन for a consideration of a person to any premises। तो आपको किसी की भी प्रीमाइसिस में एंटर होना है तो आपने एडमिशन फीस दिया उसको। जैसे कि आप लोग जब मल्टीप्लेक्स में जाते हो, 3 आवर्स का शो होता है, तो वो आपके पास से वो टिकट लेते हैं ना, तो 3 आवर्स के लिए वो टिकट, वो आपको एडमिशन है कि आप ये प्रीमाइसिस में आ सकते हो। जैसे ही वो 3 आवर्स फिनिश हो गए, वो टिकट की कोई वैल्यू नहीं है, आपको वो टिकट की कोई वैल्यू नहीं है, तो आपको वो निकाल देंगे वो प्रीमाइसिस में से। नेक्स्ट, service is supplied by a person as the holder of an office which has been accepted by him in the course or furtherance of his trade, profession and vocation। तो जिसका ऑफिस में होल्डिंग है, वो पर्सन सर्विस सप्लाई कर रहा है और सामने वाला वो सर्विस एक्सेप्ट भी कर रहा है, क्योंकि ये हमारा बिजनेस है, हम कंटिन्यूटी में ये काम करने वाले हैं, हमारा ट्रेड है, प्रोफेशन है, वोकेशन है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय रेस क्लब by way of a totalisator or a license to a bookmaker in a such a club। तो रेस क्लब में आपको मालूम है कि बहुत सारे पीपल्स वो रेस खेलते हैं ना,
करेक्ट। तो ये रेस क्लब वाले ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। लाइसेंस टू बुक मेकर इन सच अ क्लब, तो क्लब में लाइसेंस देते हैं। एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन undertaken by a central government, state government, or any local authority in which they are engaged as a public authorities. तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी कोई भी ट्रांजेक्शन कोई भी एक्टिविटी करे, वो किसके लिए है? वो पब्लिक के लिए है, विच दे आर एंगेज एज पब्लिक अथॉरिटीज। तो ये सब कुछ आपका बिजनेस है, तो बिजनेस में ये सब कुछ इंक्लूड होता है। यहाँ पे वर्ड आता है इन द कोर्स ऑफ और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इसका मीनिंग ये लोग क्या बोलते हैं? For a transaction to qualify as a supply, it is essential that the same is in the course or furtherance of business. आप कोई भी ट्रांजेक्शन करो और वो सप्लाई तभी कहलाएगा जब वो चीज आपके बिजनेस में कंटिन्यूटी में होनी चाहिए। दिस implies that any supply of goods or services by way of business entity would be liable to tax so long as it is in the course or furtherance of business. जो वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है, आपने गुड्स सप्लाई किया या सर्विस सप्लाई की, तो आप लायबल हो, आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। Thus, any activity undertaken included in the definition of business for furtherance or promoting of business could constitute a supply under GST law. Supplies which are not in the course of business will not qualify as a supply for levy of tax. तो जो बिजनेस रिलेटेड नहीं है, जो कंटिन्यूटी में आप देने वाले नहीं हो, और वो चीज़ आप सप्लाई कर रहे हो, तो विल नॉट क्वालिफाई एज अ सप्लाई। और विल नॉट क्वालिफाई एज अ सप्लाई तो आपको टैक्स भी नहीं देना है। सिर्फ ये चीज़ को छोड़ दो, एक्सेप्ट इन केस ऑफ इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन where the service is considered to be supply whether or not it is made in the course or furtherance of business। आपने सर्विस इंपोर्ट की है, करेक्ट, भले वो आपकी कंटिन्यूटी में ना हो बिजनेस में, फिर भी वो सप्लाई कहलाएगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा। आपको एग्जाम्पल कहा गया है अंडरस्टैंडिंग के लिए। सेल ऑफ गुड्स in an exhibition, participation in a trade fair, warranty supplies, supply of free sample to induce customer to purchase other goods, sale of used asset, etc. would be in the course of business। ये जो सब चीज मैंने बोली वो बिजनेस के अंदर होती है, करेक्ट। और बिजनेस वाले ये सब कुछ देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द सप्लाई। सप्लाई के अंदर ये कवर होता है, और सप्लाई के अंदर कवर होता है तो जीएसटी एप्लीकेबल होगा। when an individual who buys a car for a personal use, देखो पर्सनल यूज है, याद रखना, एक इंडिविजुअल ने अपने लिए कार परचेज की, आफ्टर अ ईयर टू सेल इट टू अ कार डीलर, एक साल के बाद किसी कार डीलर को सेल कर दी, तो आप बोलोगे कि सर मैंने कार का सप्लाई किया, तो सामने वाला ये पूछेगा क्या तू, ये तेरा बिजनेस है, क्या तू हर रोज किसी कार को बेचने वाला है? नहीं भाई। तो ये तेरा इन द कोर्स ऑफ और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है? नहीं सर। तो ये तेरा सप्लाई ही नहीं है, और तेरा सप्लाई नहीं है तो तेरे को जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। द ट्रांजेक्शन विल नॉट बी सप्लाई बिकॉज द सप्लाई इज नॉट मेड बाय इंडिविजुअल इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। फर्दर, no input tax credit was as admissible on such a car at the time of its acquisition as it was meant for non-business use। जब आपने कार परचेज की थी तब वो इनवॉइस पे जीएसटी लगा था, तो आपने परचेज की है, तो आप बोलोगे कि सर मैं उसका आईटीसी क्लेम कर लेता हूँ, तो मैं कहता हूँ नहीं कर सकते, क्योंकि ये कार आपने पर्सनल पर्पस के लिए यूटिलाइज करी थी, नहीं कि बिजनेस पर्पस के लिए। तो बहुत अच्छे ये दो एग्जाम्पल थे जिसको आपसे क्लियरिटी हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट, import of service
कवर इन द स्कोप ऑफ सप्लाई। ये तो मैंने अभी आपको बताया ना कि आप जो सर्विस इंपोर्ट करते हो, भले फिर वो आपका फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ना हो, फिर भी वो सप्लाई के अंदर कवर होता है। ओके, ये याद रखना फॉर एमसीक्यू। द टर्म सप्लाई इंक्लूड द import of service for a consideration whether or not in the course or furtherance of business. Section 7 subsection 1 clause B has the following essential ingredients. It is applicable only for service not for goods. तो ये सिर्फ किस पे कवर होता है? सिर्फ सर्विस पे एप्लीकेबल है, गुड्स पे नहीं है, क्योंकि आपने इंपोर्ट की है सर्विसेज। नंबर 1। नंबर 2, सर्विसेज शुड बी प्रोवाइडेड फॉर अ कंसिडरेशन। आपने वो सर्विस ली है, इंपोर्ट की है, तो आपने उसका पैसा भी दिया है। और थर्ड, services may be in the course of furtherance of business or not. This implies that import of service even for personal consumption would qualify as a supply and therefore would be liable to tax. भले फिर आपने अपने पर्पस आपका पर्सनल कंजम्पशन क्यों ना हो, वो सप्लाई कहलाएगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये आईएमपी कर दो फॉर एमसीक्यू। ओके, अब आपके पास क्या है? एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 made or agree to be made without a consideration cover in a scope of supply। तो शेड्यूल 1 में जो एक्टिविटीज स्पेसिफाइड की है, जो आप देने वाले हो, या एग्री टू बी मेड विदाउट अ कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन, फिर भी उसको स्कोप ऑफ सप्लाई में कवर किया है। कहते हैं सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज सी एप्लीकेबल है। द लॉ प्रोवाइड्स दैट इन सर्टेन एक्टिविटीज इवन दो देयर इज नो कंसिडरेशन। लॉ कहता है सर्टेन एक्टिविटीज, भले आपको उसका पैसा ना मिलता हो, इवन दो देयर इज नो कंसिडरेशन, द सेम वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई, फिर भी उसको हम सप्लाई कहेंगे। और ऐसी एक्टिविटी शेड्यूल 1 में है। क्या है सर? कौन कौन सी एक्टिविटी है? सबसे पहला, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच असेट। ओके, द वर्ड ट्रांसफर in this clause suggests that there should be another person who who would receive the business asset at the other end। मैं सिंपल कहता हूँ कि मेरे पास जो मशीनरी है, मैंने ट्रांसफर की किसी और पर्सन को। तो द वर्ड ट्रांसफर मीन्स देयर शुड बी अनदर पर्सन हु वुड रिसीव द बिजनेस असेट एट द अदर एंड। एक दूसरा व्यक्ति जो बिजनेस असेट रिसीव करता हो। The law requires that such a transaction should be treated as supply only when input tax credit has been availed on the business asset। मैंने जब वो मशीन परचेस किया था, मैंने उस पर आईटीसी क्लेम किया था। मैंने उस पर आईटीसी क्लेम किया था। ओके, तभी ये सप्लाई में कंसिडर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ एनी ऑर्गेनाइजेशन undertake renovation of office and on that account transfer its old furniture on which input tax credit has been availed without consideration to a charitable institution। देखो, यहाँ पे ये अशोक है, उसका ऑफिस है, करेक्ट। अभी वो रिनोवेशन करा रहा है, वो ऑफिस पे पुराना फर्नीचर है। ये अशोक क्या सोच रहा है कि सर ये पुराना फर्नीचर नए ऑफिस में रिनोवेट करा रहा हूँ तो पुराना फर्नीचर रखूंगा, मेरा इम्प्रेशन क्या रहेगा? फिर जो ऑफिस का रिनोवेशन करा रहा हूँ तो फर्नीचर भी मैं नया नया लाऊंगा, करेक्ट। तो पुराना फर्नीचर, अशोक ने क्या बोला? एक तो पुराना फर्नीचर है, मैं इसको बेचूंगा तो भी कितना पैसा आएगा? इसके बजाय मैं किसी चैरिटेबल ट्रस्ट जिसको नीडेड है ऐसे फर्नीचर का, मैं उसको दे देता हूँ और मैं उनके पास से पैसा नहीं लूंगा।
करेक्ट। तो क्या ये सप्लाई के अंदर कवर होगा? तो सबसे पहले सोच लो, क्या आपकी बिजनेस असेट है? यस सर। ट्रांसफर किया? यस सर। क्या उस पर आईटीसी क्लेम तूने लिया था? यस सर। तो ये स्कोप ऑफ सप्लाई में जाएगा। पढ़ो। The same would be amount to permanent transfer or disposal of business asset and would be covered in the scope of supply. Okay. The next one. Supply of goods or services between related person और distant person. अब यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करना है कि रिलेटेड पर्सन कौन है और डिस्टेंट पर्सन कौन है। एग्जाम में इस पे एमसीक्यू आ सकता है, तो फोकस करना। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ between related person or between distant person as specified in section 25 when made in the course or furtherance of business. However, gift not exceeding 50,000 in value in a financial year by an employer to an employee shall not be treated as supply of goods or service or both. मोस्ट टाइम पे कर दो इसको। आपके एम्प्लॉयर ने आपको 50,000 से ज़्यादा का गुड्स या सर्विस, करेक्ट, आपको कोई भी गिफ्ट नहीं दिया है। आपके एम्प्लॉयर ने आपको 50,000 से ज़्यादा का कोई गिफ्ट नहीं दिया है, तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस या तो दोनों नहीं कहा जाएगा। बट से ज़्यादा का दिया तो कहा जाएगा। हाँ, और मैंने तो आपको बताया है कि ज़्यादा लोगे तो गवर्नमेंट को टैक्स भी देना पड़ेगा, तो सोच समझ के लेना। अभी बात कर देते हैं रिलेटेड पर्सन। रिलेटेड पर्सन किसको कहेंगे? फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, फॉर दिस एक्ट, फर्स्ट पॉइंट ए, पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी रिलेटेड पर्सन इफ, जो नीचे के जो पर्सन है उसको रिलेटेड पर्सन हम मानेंगे इफ द फर्स्ट पॉइंट सच पर्सन्स आर ऑफिसर और डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर बिजनेस। वही पर्सन किसी और बिजनेस में भी डायरेक्टर्स या ऑफिसर होंगे। सच पर्सन्स आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर इन अ बिजनेस। वो लोग बिजनेस में लीगली पार्टनर होंगे। सच पर्सन्स आर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। Any person directly or indirectly own, control or hold 25% or more of outstanding voting stock or share of both of them, या तो डायरेक्टली 25% से ज़्यादा या तो इनडायरेक्टली 25% से ज़्यादा उसका कंट्रोलिंग होगा। वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्स द अदर। एक दूसरे को डायरेक्टली कंट्रोल सब कर सकते हो या तो इनडायरेक्टली कंट्रोल कर सकता है। बोथ ऑफ देम आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल बाय द थर्ड पर्सन। आप लोग किसी और को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हो। टुगेदर दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल द थर्ड पर्सन और दे आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। वो लोग सेम फैमिली के मेंबर्स होंगे। देखो, इतने सारे पॉइंट्स है, तो ये सब पॉइंट रिलेटेड पर्सन है। द पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी ए रिलेटेड पर्सन, हम उनको रिलेटेड पर्सन मानेंगे। द टर्म पर्सन ऑल्सो इंक्लूड द लीगल person who are associated in the business of one another, in that one is the sole agent or sole distributor or sole consignor, howsoever described of the other shall be deemed to be related। तो वन अनदर जो बोला है वो सोल एजेंट हो सकता है, सोल डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, वो बोला है, उसको भी हम रिलेटेड पर्सन में कंसिडर करेंगे। यहाँ पे बोला था कि सेम फैमिली के मेंबर्स होने चाहिए, तो फैमिली क्या, फैमिली का मीनिंग क्या? फैमिली मीन्स स्पाउस, चिल्ड्रन ऑफ द पर्सन, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर ऑफ द पर्सन, इफ दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द सेड पर्सन, तो इसको फैमिली कहेंगे हम।
यहाँ पे एक पॉइंट आया था कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, करेक्ट। तो ये पॉइंट में क्या है, बाय वर्च्यू ऑफ अफोरसेड डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पर्सन, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय आर द रिलेटेड पर्सन। अंडरलाइन कर दो, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को रिलेटेड पर्सन माना जाएगा। हावेवर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉय to employer in the course of or in relation to his employment shall not be treated as a supply of service। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं जॉब करता हूँ, मैं कंपनी में सर्विस देता हूँ मेरी, करेक्ट, और मैं जो सर्विस कंपनी को देता हूँ और कंपनी में मेरी जो सर्विस है, तो क्या मैं ये बोलूँगा ये सप्लाई ऑफ सर्विस में दे रहा हूँ? नहीं, मैं नहीं बोल सकता, करेक्ट। तो ये लाइन अंडरलाइन कर देना, क्योंकि शेड्यूल 3 है इसके लिए। इस शेड्यूल 3 में बताया गया है कि ऐसी एक्टिविटीज़ है जो आप दे रहे हो तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विस में कंसिडर नहीं कहा जाएगा, उसमें ये पॉइंट आएगा। तो अभी ये अंडरलाइन कर दो अभी कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट shall not be treated as supply of services। Further, Schedule 1 provides that a gift not exceeding 50,000 in a value in a financial year by an employer to employee shall not be treated as supply of goods, service or both। ये भी मैंने आपको पहले बता दिया। फॉर एग्जाम्पल, एन एम्प्लॉयर गिव्स दिवाली गिफ्ट टू एन एम्प्लॉय वर्थ ₹1,51,000। तो आपके एम्प्लॉयर ने आपको 1,51,000 का दिवाली गिफ्ट दिया। अब आप सोचो, 50,000 से ज़्यादा का है ना, करेक्ट, तो उस पर टैक्स लगेगा और आप रिलेटेड पर्सन हो गए, तभी कोई देगा आपको। तो since an employee and employer are considered to be a related person and such supply would be liable to GST, तो उस पर GST लगेगा। ओके, तो ये हो गया आपके रिलेटेड पर्सन की बात। ओके, अब बात करते हैं डिस्टेंट पर्सन किसको कहेंगे। सेपरेट रजिस्ट्रेशन मेक अ डिस्टेंट पर्सन। अब मैं मेरी बात कर दूं, मेरी कंपनी का 3 स्टेट में रजिस्ट्रेशन है, ओनर एक ही है, बट रजिस्ट्रेशन तो 3 स्टेट में डिफरेंट है ना, इस वजह से ये डिस्टेंट पर्सन माना जाएगा। तीनों जगह पे भले ओनर है फिर भी वो एक दूसरे को डिस्टेंट पर्सन कैलकुलेट करेगी। पढ़ो, a person who has obtained or is required to obtain more than one registration whether in one state or more than one state shall in respect of each such registration be treated as a distant person for the purpose of this act। तो मैंने जो बोला उन्होंने भी यही बताया आपको। नेक्स्ट, एस्टैब्लिशमेंट इन अनदर स्टेट इज अ सेपरेट पर्सन। आपने वहाँ पे अलग से नया एस्टैब्लिशमेंट किया तो आप सेपरेट पर्सन माने जाओगे। वेर अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन और इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन अ स्टेट ऑफ एन एस्टैब्लिशमेंट हैज एन एस्टैब्लिशमेंट इन अनदर स्टेट then underline such establishment shall be treated as establishment of distant person for the purpose of this act। तो मेरा गुजरात में है, एमपी में है, महाराष्ट्र में है, तो मैंने वहाँ पे नया एस्टैब्लिशमेंट किया है बिजनेस, तो वो एस्टैब्लिशमेंट ये डिस्टेंट पर्सन में कंसिडर किया जाएगा। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है आपको। रॉय, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, हैज अ रजिस्टर्ड हेड ऑफिस इन दिल्ली। उसकी रजिस्टर्ड हेड ऑफिस दिल्ली में है। ही हैज ऑल्सो ऑब्टेन अ रजिस्ट्रेशन इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज ब्रांच ऑफिस। और उसकी एक ब्रांच ऑफिस मध्य प्रदेश स्टेट में भी है जहाँ पे उसने रजिस्ट्रेशन लिया है। तो रॉय शैल बी ट्रीटेड एज अ डिस्टेंट पर्सन, क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ कहाँ है, उसका 2 रजिस्ट्रेशन है। मालिक भले रॉय है फिर भी रजिस्ट्रेशन 2 जगह पे है, करेक्ट, तो ये डिस्टेंट पर्सन माना जाएगा। वो मध्य प्रदेश और दिल्ली 2 जगह पे रजिस्ट्रेशन है। मोस्ट आईएमपी, मोस्ट आईएमपी अंडरलाइन करना, स्टॉक ट्रांसफर और ब्रांच ट्रांसफर। इन अ व्यू ऑफ द अफोरसेड डिस्कशन
transaction between the different location with a separate GST registration of same legal entity will qualify as a supply under GST, which is in contrast to the existing regime. अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। बड़ौदा से महाराष्ट्र में मैंने गुड्स ट्रांसफर किया, स्टॉक ट्रांसफर या ब्रांच ट्रांसफर, आप जो चीज बोलो वो। पूना से मध्य प्रदेश में गया। अब देखो, कंपनी मेरी है, गुड्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है, इस वजह से एचओ वाला भी माल ब्रांच को भेजेगा, ब्रांच वाला किसी और ब्रांच को भेजेगा, ये हो सकता है। करेक्ट। अब ध्यान से सुनना, दो डिफरेंट स्टेट है ना, दो डिफरेंट स्टेट। करेक्ट। तो वो डिस्टेंट पर्सन में जाएगा और वहां पे जीएसटी लगाना है आपको, याद रखना। दो डिफरेंट रजिस्ट्रेशन, जीएसटी इज एप्लीकेबल। बट ये एग्जांपल देखो, बड़ौदा से अहमदाबाद गया, बड़ौदा से राजकोट गया, तो ये क्या है, एक ही स्टेट है, एक ही स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हैं। आप एक दूसरे को गुड्स ब्रांच ट्रांसफर या स्टॉक ट्रांसफर करते हो तो जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल। क्यों? मैं मेरे खिस्से में से पैसा लूंगा और मेरे खिस्से को ही वापस दूंगा, एक माइनस होगा तो एक प्लस होगा। करेक्ट। तो याद क्या रखना है आपको, स्टॉक ट्रांसफर और ब्रांच ट्रांसफर में सर ने ये बताया, दो डिफरेंट स्टेट, आपने ब्रांच ट्रांसफर किया तो वो डिस्टेंट पर्सन में माना जाएगा और उस पे जीएसटी लगेगा। सेम स्टेट, आप ब्रांच ट्रांसफर कर रहे हो तो वो डिस्टेंस पर्सन नहीं माना जाएगा, जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। ओके। तो ये आपका रिलेटेड पर्सन और डिस्टेंट पर्सन हो गया। अब तीसरा पॉइंट, सप्लाइज बाय अ प्रिंसिपल टू एजेंट और वाइस वर्सा। तो आप लोगों के पास ऐसा गुड्स है जो डायरेक्टली आप सेल नहीं कर सकते, आपने किसी एजेंट को अपॉइंट किया है, मेरे बिहाफ में तू गुड्स सोल्ड कर देना। ओके। तो क्या होगा, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ प्रिंसिपल to his agent, where agent undertake to supply such a goods on behalf of the principal। तो सप्लाई ऑफ गुड्स किसने किया है, प्रिंसिपल ने किया है। किसको किया है, एजेंट को किया है। जहाँ पे एजेंट अंडरटेक टू सप्लाई, जहाँ पे एजेंट सप्लाई करेगा सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। सेकंड में, by agent to his principal, where agent undertake to receive such goods on behalf of the principal। तो यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स कौन करेगा, एजेंट करेगा। किसको करेगा, प्रिंसिपल को करेगा। वेयर एजेंट अंडरटेक टू रिसीव सच गुड्स, जहाँ पे एजेंट गुड्स रिसीव करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। दस सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट और बाय एजेंट टू हिज प्रिंसिपल इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, भले उस पर आपको पैसा मिले या ना मिले, will be considered as a supply। अंडरलाइन दिस सेंटेंस। ये जो सेंटेंस है ना, वो सारे सेंटेंस जब एमसीक्यू आएंगे ना तो आपको याद रहेंगे, अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट था, सर ने अंडरलाइन करवाया था, तब आपको याद आएगा। अब यहाँ पे एक अनदर क्वेश्चन अराइज हो चुका है, एजेंट किसको कहेंगे। एजेंट मीन अ पर्सन इंक्लूडिंग उसका नाम बहुत सारे है ना, आपको मालूम है, वो फैक्टर, ब्रोकर, कमीशन एजेंट, आरथी या डील क्रेडिटर एजेंट, एन ऑक्शनियर or any other mercantile agent by whatever name called, आप जो भी नाम उसको दो इसमें से, वो कैरीज ऑन द बिजनेस, वो आपका बिजनेस कैरी करेगा। आप उसको क्या दोगे, या आपको गुड्स दोगे या सर्विस दोगे, ऑफ सप्लाई और रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज।
या तो वो गुड्स और सर्विस रिसीव करेगा या तो आप सप्लाई करोगे, और बोथ ऑन बिहाफ ऑफ द अनदर। तो ये एजेंट का डेफिनेशन हुआ। प्रिंसिपल का डेफिनेशन क्या है? प्रिंसिपल मीन्स अ पर्सन ऑन हुज बिहाफ ऑफ एन एजेंट कैरीज ऑन द बिजनेस। ऐसा पर्सन जिसके बिहाफ में एजेंट बिजनेस कर रहा है, वो सप्लाई भी कर सकता है, गुड्स और सर्विसेज रिसीव भी कर सकता है, या दोनों कर सकता है। ओके, यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल है जहाँ से आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हो। पढ़ो। A company is located in the suburb and the employees an agent in the city to undertake sell on behalf of the company। तो एक कंपनी ने एक एजेंट को एम्प्लॉय किया है, वो कंपनी के बिहाफ में वो सिटी में वो गुड्स सेल करेगा। गुड्स ट्रांसफर बाय कंपनी टू द प्रीमाइसेस ऑफ एजेंट इन द सिटी वुड क्वालिफाई एज अ सप्लाई। तो कंपनी ने एजेंट की प्रीमाइसेस में जो गुड्स दिया है वो सप्लाई के अंदर कवर होगा। HML Motors Limited engaged Bhagwati Cars Limited as an agent to sell car on its behalf। तो एक कंपनी है, उसने दूसरी किसी कंपनी को अपॉइंट किया है कि मेरे बिहाफ में कार सेल करना। फॉर द पर्पस HML Motor Limited has supplied 20 कार टू शोरूम ऑफ भगवती कार्स लिमिटेड। तो इसने 20 कार सप्लाई की भगवती कार्स को, जो हरियाणा में है। तो supply of cars by HML Motors Limited to Bhagwati Cars Limited will qualify as a supply। तो वो सप्लाई माना जाएगा। तो प्रिंसिपल अपने एजेंट को या एजेंट अपने प्रिंसिपल को गुड्स या सर्विस सप्लाई करेगा या रिसीव करेगा, तो वो सप्लाई के डेफिनेशन में कवर होता है। ओके, तो ये याद रखना। नेक्स्ट, importation of service by a taxable person from a related person or from any of his other establishment outside India in the course or furtherance of business। ध्यान से पढ़ो क्या सेंटेंस है। इम्पोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ टैक्सेबल पर्सन। एक टैक्सेबल पर्सन इम्पोर्ट ऑफ सर्विस करता है, किसके पास से? फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी ऑफ हिज अदर एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया। या तो रिलेटेड पर्सन के पास से, या तो आउटसाइड इंडिया में जो उसका एस्टैब्लिशमेंट है वहां से वो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस करता है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो importation of service as covered by the definition does not include the importation without consideration। Therefore, this clause is inserted to cover such service that are received from related person or their establishment outside India। Thus, even if no amount is paid in such a case, the value have to be determined as per the rules and tax is required to be paid। तो आपने रिलेटेड पर्सन के पास से या तो आपका एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया है उनके पास से इंपोर्ट ऑफ सर्विस लिया है, आपने उसको पैसा नहीं दिया है, कोई वांधा नहीं। उनको पैसा नहीं दिया है तो कोई वांधा नहीं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा देना पड़ेगा। लिखा है 10 इवन इफ नो अमाउंट इज पेड इन सच अ केस वैल्यू हैव टू बी डिटरमाइन। आपको वैल्यू डिटरमाइन करना है एज पर द रूल्स एंड द टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी पेड। ये सेंटेंस को मोस्ट टाइम पे कर देना। नीचे एक एग्जांपल दिया है। वकील एसोसिएट रिसीव्ड लीगल कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्रॉम इट्स हेड ऑफिस लोकेटेड इन सिंगापुर। देखो, एक वकील एसोसिएट है, उसने एक लीगल कंसल्टेंसी सर्विस रिसीव्ड की उसकी हेड ऑफिस है सिंगापुर, वहाँ से। द हेड ऑफिस हैज रेंडर्ड सच सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट टू इस ब्रांच ऑफिस। हेड ऑफिस ने ब्रांच ऑफिस को ये सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। सिंस वकील एसोसिएट and the branch office are related persons, service received by Vakil Associate will qualify as a supply।
इवन दो द हेड ऑफिस हैज नॉट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम इट। तो ये सप्लाई में आएगा, भले उसके हेड ऑफिस ने एक भी रुपए क्यों ना लिया हो, पर ये सप्लाई के अंदर कवर होता है। ओके। नीचे फिर आपको एक चार्ट दिया है, टैक्सेबिलिटी ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस दो टाइप की हुई, विथ कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन। विथ कंसिडरेशन में इन कोर्स ऑफ और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, दोनों टैक्सेबल है। विदाउट कंसिडरेशन में रिलेटेड पर्सन और डिस्टेंट पर्सन प्लस इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस टैक्सेबल है, वो जो अभी आपने ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया। और उसके अलावा कोई केस होगा तो नॉन टैक्सेबल। नेक्स्ट, एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस as referred to in Schedule 2. Section 7 subsection 1 clause D of the Act refers to Schedule 2 for determining whether a particular transaction is a supply of goods or supply of services. This helps in mitigating ambiguities in existing laws. तो शेड्यूल 2 में बताया गया है कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज आपको ट्रीट करनी है। तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप वो प्रॉब्लम अब दूर हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अंडर एग्जिस्टिंग लॉ, रेस्टोरेंट चार्ज बोथ सर्विस टैक्स एंड वेट ऑन द वैल्यू ऑफ फूड सर्व। पहले क्या होता था, जब आप रेस्टोरेंट में जाते थे, रेस्टोरेंट वाला जो बिल देता था उसमें दोनों चीज़ था, वेट भी था और सर्विस टैक्स भी था। दिस इज सो बिकॉज बोथ सेल ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विस इज इन्वॉल्व। क्यों था, वो आपको जो फूड दे रहा है वो आपको सर्विस दे रहा है, दोनों दे रहा है, इस वजह से। एंड देयरफॉर टैक्सेबल इवेंट अंडर बोथ द स्टैट्यूट्स, that is respective weight law and service tax law, get triggered. ओके। जीएसटी में क्या होता है, अंडर जीएसटी सप्लाई बाय अ रेस्टोरेंट shall be treated as a composite supply discussed in a subsequent as a food and service is naturally bundled in ordinary course of business। तो ऑब्वियसली जब आप लोग रेस्टोरेंट में जाओगे तो वो फूड देगा तो इनडायरेक्टली वो सर्विस तो इनडायरेक्टली देने वाला है आपको। वो ऐसा तो हो नहीं कि रेस्टोरेंट में जाओ और वो बोलेगा सर फूड ले लो अपने आप, ऐसा तो बोलेगा नहीं। वो फूड देगा तो सर्विस इनडायरेक्टली उसके साथ ही होगी ना। तो वो कंपोजिट सप्लाई है ये। हावेवर, एंट्री 6 क्लोज बी ऑफ द शेड्यूल टू द सीजीएसटी एक्ट specifically provides that such composite supply shall be treated as supply of services। तो सीजीएसटी एक्ट ने स्पेशली बोला गया है कि कंपोजिट सप्लाई जो है वो सप्लाई ऑफ सर्विस में ट्रीट किया जाएगा। Hence, the entire value of voice, hence, entire value of invoice shall be treated as value of services and leviable to GST। तो पूरे इनवॉइस पे वो लोग जीएसटी चार्ज करेंगे। इसके लिए आपको दोनों सिस्टम बताया गया है एक एग्जांपल से। देखो पहले क्या होता था, देखो एग्जांपल देखो ध्यान से। फूड का वैल्यू था 100 रुपीज़, उसमें सर्विस चार्ज था 10 रुपये, वेट लगता था 14%। 100 रुपये का फूड है, 14% वेट है, तो 14 रुपीज़ उसका चार्ज हुआ। सर्विस टैक्स लगता है 6% ऑन द फूड वैल्यू। 100 रुपीज़ का फूड है, 6% सर्विस टैक्स है, तो 6 रुपीज़ होगा। और सर्विस टैक्स एट 15% ऑन सर्विस चार्जेस, उसने जो सर्विस दिया है उस पर 15% सर्विस टैक्स है। तो सर्विस का कितना था, 10 रुपये। 10 रुपये का 15% कितना होगा, 1.5। ओके। तो आपने टोटल कितना टैक्स दिया, वेट 14 रुपीज़ दिया और सर्विस टैक्स आपने कितना दिया, 6 और 1.5, टोटल मिला के 7.5 दिया। तो टोटल 21.5 आपने टैक्स दिया 100 रुपीज़ के फूड पे। करेक्ट।
ये पुरानी सिस्टम थी, उसकी बात हो रही है। अभी की बात करते हैं जीएसटी में। जीएसटी में फुल वैल्यू 100 का ही है, सर्विस चार्जेस 10 रुपये है। अब जीएसटी लगता है 18%। करेक्ट। सो आपको 18% किसका करने का? तो एंटायर वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो 100 और 10 टोटल मिला के 110। तो 110 पे आपको 18% कैलकुलेट करना है, तो 19.8 आएगा। करेक्ट। तो आप देख सकते हो दोनों सिस्टम में, पुरानी सिस्टम में आपने कितना टैक्स दिया 21.5, और यहाँ पे कितना दिया 19.8। तो जीएसटी में ये बेनिफिट है आपको। The central government, in order to avoid dispute regarding whether a particular transaction in a goods or services, has now in Schedule 2 specified various activities which will be considered either as a supply of goods or as a supply of services, thus merely leaving no scope for dispute considering a transaction as a supply of goods or supply of services. तो पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो प्रॉब्लम होता था, ये प्रॉब्लम जीएसटी में तो निकल ही चुका है। अब कोई डिस्प्यूट नहीं है। करेक्ट। ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, अब कोई डिस्प्यूट नहीं है। आपकी एंटायर जो वैल्यू होगी इनवॉइस की, उस पर जीएसटी लगेगा। नेक्स्ट, सर्टेन एक्टिविटीज विल बी नाइदर अ सप्लाई ऑफ गुड्स और नॉर अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सेक्शन 7 सबसेक्शन 2। तो ऐसी एक्टिविटीज है जो गुड्स भी नहीं है, जो सर्विस भी नहीं है। Section 7 subsection 2 lists down activities which shall not be considered as a supply for GST। तो आप याद रखना, ये सप्लाई में कवर नहीं होगा। हाँ, ये सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं है, सप्लाई ऑफ सर्विस भी नहीं है, इसलिए आप उसको सप्लाई के अंदर कंसिडर नहीं कर सकते। और सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं है। कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज जो आप कर रहे हो वो सप्लाई नहीं है? सबसे फर्स्ट पॉइंट, activity or transaction specified in Schedule 3. The activities or transaction which shall be treated neither as supply of goods or nor supply of service as per Schedule 3 are as follow. The first one, services by an employee to employer। देखो आ गया ना, मैं मेरी कंपनी में जो सर्विस कर रहा हूँ, करेक्ट, मैं नहीं कह सकता कि ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। करेक्ट, इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। दूसरा, service by any court or tribunal established under any law for the time being in a force। तो कोर्ट में जो सर्विस है वो, फिर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। तीसरा, तीसरे में फर्स्ट ए पॉइंट, द फंक्शन परफॉर्म बाय द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो जो लोग हमने इलेक्शन में जिताए हैं मेंबर्स को, वो लोग पार्लियामेंट में जाते हैं, अपना काम करते हैं। वो लोग मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स, मेंबर्स ऑफ पंचायत, मेंबर्स ऑफ म्यूनसिपैलिटीज, मेंबर्स ऑफ अदर लोकल अथॉरिटीज, ये लोग जो काम करते हैं वो लोग कह नहीं सकते कि हम सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हैं। द ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन हु होल्ड एनी पोस्ट इन परस्यूएंस ऑफ द प्रोविजन सेफर कॉन्स्टिट्यूशन इन दैट कैपेसिटी। तो जो लोग, ऐसा कोई पर्सन जो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, जिसके पास होल्डिंग पावर है, वो कंपनी का की पर्सन है, और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसको जो कैपेसिटी दी है, वो उस कैपेसिटी के हिसाब से वो ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है। द ड्यूटी इज परफॉर्म बाय एनी पर्सन एज अ चेयरपर्सन, एज अ और अ मेंबर और अ डायरेक्टर इन अ बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, and who is not deemed as an employee before the commencement of this clause। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने या तो स्टेट गवर्नमेंट ने या तो लोकल अथॉरिटी ने कोई भी एस्टैब्लिशमेंट किया है, उसमें ये लोग ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, फिर वो चेयरपर्सन हो, मेंबर हो या डायरेक्टर हो। और ये क्लोज लाने से पहले वहाँ का वो एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए।
सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, ब्यूरल, सेरामोटेरियम और मोट्योरी इंक्लूडिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिकेस। तो आपको मालूम है कि जो लोग की डेथ हो जाती है वहाँ पे बहुत सारे लोग सर्विस देते हैं, करेक्ट। फिर वो हिंदू समाज में हो, मुस्लिम समाज में हो या किसी भी समाज में क्यों ना हो, उस टाइम पे जो लोग सर्विस दे रहे हैं तो वो लोग नहीं कह सकते कि हमने ये डेड बॉडी को यहाँ से यहाँ लेके आए हैं, हमने सप्लाई ऑफ सर्विस किया है, हमने ट्रांसपोर्टेशन में लाया है, करेक्ट। तो ये जीएसटी में कवर नहीं होता है क्योंकि ये सप्लाई ऑफ सर्विस ही नहीं है। सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू क्लोज बी ऑफ पैराग्राफ 5 ऑफ शेड्यूल 2, सेल ऑफ बिल्डिंग। तो सेल ऑफ लैंड या सेल ऑफ बिल्डिंग को भी ये लोग सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस में नहीं लेते हैं। मैंने बोला था सारे एक्शनेबल क्लेम आएंगे, पर अदर देन लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग। ओके। तो ये 1 से 6 जो एक्टिविटीज, जो ट्रांजेक्शन आप शेड्यूल 3 में करोगे, नहीं वो सप्लाई ऑफ गुड्स, नहीं वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज, इसको सप्लाई में कंसीडर नहीं करते हैं। नोटिफाइड एक्ट, अब बी पॉइंट देखो। नोटिफाइड एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन undertaken by government or local authority in which they are engaged as a public authorities. Such activities or transactions undertaken by central government, state government or any local authority. तो आपको मालूम है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी आपको कोई सर्विस देता है, करेक्ट, इन विच दे आर एंगेज एज अ पब्लिक अथॉरिटीज, क्योंकि ये लोग किसके लिए है, पब्लिक के लिए है। एस मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट और द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल shall be treated neither as a supply of goods nor a supply of services। तो ये लोग जो हमको सर्विस दे रहे हैं वो भी सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं है, सप्लाई ऑफ सर्विस भी नहीं है, जीएसटी काउंसिल ने बोला है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट तो सबको मालूम पड़ता है, पर लोकल अथॉरिटी किसको कहेंगे सर हम, तो उसके लिए भी डेफिनेशन है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 69, लोकल अथॉरिटी मीन्स a panchayat as defined in article 243 subsection d of the constitution, municipality as defined in article 243 p subsection e of the constitution, municipal committee, a jilla parishad, district board and any other authority legally entitled or entrusted by the central government or any state government with the control or management of the municipal or local fund। तो कोई भी म्यूनसिपल कमेटी है, जिला परिषद है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है या एनी अदर लीगल अथॉरिटी है और जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास कंट्रोल है, वो मैनेज कर रहा है म्यूनसिपल को या लोकल फंड को। A cantonment board as defined in section 3 of the Cantonment Act 2006, कोई रीजनल काउंसिल है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, constituted under the 6th schedule of the constitution, डेवलपमेंट बोर्ड constituted under the article 371 of the constitution, और रीजनल काउंसिल constituted under section या अंडर आर्टिकल 371 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सबको लोकल अथॉरिटी के अंदर कंसिडर किया गया है। तो ये लोग भी हमको जो सर्विस देते हैं वो सप्लाई के अंदर नहीं आएगी। नेक्स्ट, अदर ट्रांजेक्शन टू बी नोटिफाइड which qualify as a supply of goods or supply of services, section 7 subsection 3, the central government may notify such other transaction to either qualify as a supply of goods or supply of services. This notification must be issued only upon the recommendation from the council। एक बार जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड कर दिया कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, फिर हम उसको क्वालिफाई करेंगे सप्लाई कि हाँ भाई ये सप्लाई है। अदर एस्पेक्ट ऑफ सप्लाई में सेल्फ सप्लाई है। इंटर स्टेट सेल्फ सप्लाई सच एस अ स्टॉक ट्रांसफर, ब्रांच ट्रांसफर और कंसाइनमेंट सेल shall be taxable under IGST even though the such a transaction may not involve payment of consideration। मैंने आपको बताया ना, मैंने आपको क्या बताया कि मेरी ही कंपनी है तीनों स्टेट में, मैं मेरा ही गुड्स एक दूसरे कंपनी में मैं
भेज रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे शॉर्टेज है, यहाँ पे ज़्यादा है गुड्स, तो मैं दे रहा हूँ, मेरी तो कंपनी है, मैं थोड़ी उसके पास से पैसा लूँगा। फिर भी मेरे को आईजीएसटी पे करना पड़ेगा क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाई किया है। मोस्ट आईएमपी अंडरलाइन कर देना। हाँ, एवरी सप्लायर इज लायबल टू रजिस्टर अंडर द जीएसटी लॉ इन द स्टेट from where he make a taxable supply of goods or service or both in terms of section 22 of the CGST Act 2017। तो जीएसटी लॉ क्या कहता है कि आप लोग जो सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हो, जहां से भी कर रहे हो वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। However, intrastate self supplies are not taxable subject to not opting for registration as business vertical। तो मैंने बोला है ना कि गुजरात में अहमदाबाद है, बड़ौदा है, राजकोट है, मैंने मेरी ये ब्रांचेस में माल भेजा है, तो वहाँ पे कोई भी जीएसटी लगेगा नहीं क्योंकि वो इंट्रा स्टेट ट्रांसफर है। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट इज जॉब वर्क। गुड्स सेंट ऑन जॉब वर्क बाय प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर आर नॉट लायबल टू जीएसटी। अंडरलाइन कर दो, अंडरलाइन कर दो। तो कोई प्रिंसिपल ने किसी जॉब वर्कर को जॉब वर्क के लिए गुड्स सेंड किया है तो उस पे जीएसटी लायबल नहीं है, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन एज स्पेसिफाइड इन सीजीएसटी एक्ट 2017। हाउएवर, एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस which is applied to another person goods is a supply of service and will be liable for GST। बट आपको बोला गया है कि आप कोई भी ट्रीटमेंट कोई भी प्रोसेस करोगे विच इज अप्लाई टू अनदर पर्सन गुड्स, तो जो किसी और का गुड्स है आप उस पर कोई ट्रीटमेंट कोई प्रोसेस करने वाले हो, तब वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा और फिर उस पर जीएसटी लायबल है। सिर्फ जॉब वर्क के लिए दे रहे हो तो जीएसटी लायबल नहीं है, बट उस पर आप कोई ट्रीटमेंट या कोई प्रोसेस करोगे तो वो जीएसटी लायबल है।